हेलो दोस्तों, स्वागत है वारदात सीरीज के एक और नई एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे केस का एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आज से करीब 26 साल पहले पूरे भारत देश को दहला कर रख दिया था। दोस्तों, आज से 26 साल पहले यानी 1996 में पूरे देश को दहला कर रख देने वाली एक ऐसी घटना हुई थी जो लोगों का पुलिस और कानून से भरोसा उठ गया था। एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद ने कुछ ऐसा कर दिया था जो लंबे समय तक लोगों की जहन में रहा। जी हाँ दोस्तों, यह मामला था प्रियदर्शनी भट्टू रेप एंड मर्डर केस का। दोस्तों, यह मामला है 1996 का। प्रियदर्शनी नामक एक लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। श्रीनगर से स्कूल की पढ़ाई और जम्मू से बी फार्म की पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रियदर्शनी भट्टू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करना शुरू कर दी। दोस्तों, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। नई दोस्तों से मिलना, कॉलेज की पहला दिन सबके लिए एक्साइटेड का माहौल होता है और यह सब प्रियदर्शनी भट्टू के साथ भी हो रहा था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही ठीक ठाक चलने के बाद उसी का कॉलेज का एक सीनियर था जो प्रियदर्शनी भट्टू को देखते ही उसको मन ही मन प्यार करने लगा और वो इसी चक्कर में अक्सर प्रियदर्शनी का पीछा करता था ताकि वो उसे मौका मिलने पर अपना प्यार का इजहार कर सके। लेकिन दोस्तों, वो समय आता है जब मौका देखकर संतोष ने प्रियदर्शनी को प्रपोज कर दी। लेकिन संतोष को प्रियदर्शनी ने साफ साफ मना कर दिया। प्रियदर्शनी का मना करने के बाद भी संतोष उसे जहाँ भी देखता था उसे अपना प्यार का इजहार कर लेता था। संतोष का बार बार प्रियदर्शनी को प्रपोज करने के बाद भी प्रियदर्शनी उसकी बात में नहीं आता था और वो उसे बार बार मना कर देता था। लेकिन दोस्तों, हो तब हो गई जब संतोष ने कॉलेज से पास होकर निकल गया। लेकिन वो अक्सर अपना बुलेट लेकर कॉलेज में पहुंच जाता था और कॉलेज के चारों तरफ घूमता रहता था। तो सिर्फ प्रियदर्शनी को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए कॉलेज से पास होकर भी कॉलेज पहुंच जाता था। दोस्तों, समय बढ़ता गया और संतोष प्रियदर्शनी के प्यार में और पागल होता गया। संतोष ने प्रियदर्शनी को इतना परेशान कर दिया था कि एक दिन प्रियदर्शनी ने तंग आकर संतोष के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर दी। प्रियदर्शनी के शिकायत करने के बाद पुलिस ने इसी बात को गंभीरता से लिया और प्रियदर्शनी के सिक्योरिटी में राजेंद्र सिंह नामक एक हेड कांस्टेबल को प्रियदर्शनी के बॉडीगार्ड के तौर पर तैनात कर दिया। पुलिस ने संतोष को वार्निंग दी कि वो प्रियदर्शनी से दूर रहे, लेकिन उसने अपना हरकतों छोड़ नहीं पाया और उसने बाकायदा फिर से संतोष ने प्रियदर्शनी के पीछा करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों, संतोष ने प्रियदर्शनी के खिलाफ उल्टा कंप्लेन की कि उसने 2-2 डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही है। इसी शिकायत के बाद प्रियदर्शनी को सबूत देना पड़ा कि उसकी बी फार्म की पढ़ाई पहले से ही खत्म हो चुकी है और वो अभी सिर्फ कानून की पढ़ाई कर रही है। इसके बाद भी दोस्तों, संतोष ने प्रियदर्शनी को लगातार परेशान करता रहता था। फिर वो दिन आया 27 जनवरी 1996 का। यह दिन एक ऐसा दिन था जिसकी डरावनी परछाइयां आज भी लोगों के रूह कांप देती है। दोस्तों, 23 जनवरी के दिन प्रियदर्शनी के निजी बॉडीगार्ड राजेंद्र सिंह को ड्यूटी पर आने में थोड़ी देर हो गई तो प्रियदर्शनी ने अपने मम्मी पापा के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। ड्राइवर ने पहले उनकी मम्मी पापा को 30,000 कोर्ट पर छोड़ा और फिर उसके बाद कॉलेज में उतार दिया प्रियदर्शनी को। इसके बाद दोस्तों, राजेंद्र सिंह ने सीधे कॉलेज पहुंच गए जहां उन्होंने संतोष को देखा और उसी दिन 11:15 हो रहे थे और उसी दिन प्रियदर्शनी अपने क्लास में थी। क्लास खत्म करने के बाद राजेंद्र सिंह के साथ प्रियदर्शनी अपने घर आ गई और उसने राजेंद्र सिंह को शाम के 5:30 बजे तक अपने घर में आने की बात कही और इस दौरान प्रियदर्शनी के कुक भी अपने दोस्त विश्वम्बर से मिलने के लिए चला गया और वो कुक करीब 5 बजे घर वापस आया और वो कुत्तों को टहलाने के लिए चला गया। और दोस्तों, यही समय था जब संतोष ने प्रियदर्शनी के घर पर दाखिल हुआ और दोस्तों, उस वक्त संतोष के हाथ में काले रंग का हेलमेट था। शाम 5:30 बजे जब कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने प्रियदर्शनी के घर पहुंचे तो उनके साथ कांस्टेबल देव कुमार भी थे। उन्होंने घर की घंटी बजाई लेकिन दरवाजे किसी ने भी नहीं खोला और अंदर से किसी का भी आवाज नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो दोनों पीछे वाले दरवाजे से अंदर आए तो उन्होंने जो देखा वो देखकर वो दोनों दंग रह गए। उन्होंने देखा कि प्रियदर्शनी के शव कमरे में बेड के नीचे पड़ा हुआ था। मुंह से खून निकल रहा था और कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। यह देखकर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह का होश उड़ गया और उन्होंने सीधे तुरंत ही पुलिस स्टेशन फोन किया, जिसके बाद मौके पर ही तुरंत पुलिस ने पहुंच गई और उसके साथ साइंटिफिक टीम ने आके जांच करना शुरू कर दिया। प्रियदर्शनी के शव के पास कांच और ग्लास के टुकड़े पड़े हुए थे। जांच के दौरान टीम को यह सब मिलने के बावजूद वहां
जिस हीटर की तार से गला घोंटकर प्रियदर्शनी का हत्या किया गया था वो भी वहां पड़ा हुआ मिला। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जांच में प्रियदर्शनी के मां ने सबसे पहले संतोष का नाम लिया। प्रियदर्शनी के मां ने पूरी बात बताई कि कैसे संतोष ने उनकी बेटी को परेशान करके रखा था और इसके लिए वो किस हद तक पागल था। इसके बाद पुलिस ने संतोष को हिरासत में लिया और उसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। दोस्तों संतोष को इतने हल्के में लेना और उसे बिना कोई सबूत के पूछताछ करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि खुद संतोष के पिता जम्मू कश्मीर में आईपीएस ऑफिसर थे और जल्द ही उनका पोस्टिंग दिल्ली में होने वाला था। इसी कारण से प्रियदर्शनी के घर वालों को भी चिंता थी कि काश उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा और प्रियदर्शनी के घर वालों का यह डर सच में सही निकला। इन्वेस्टिगेशन के कई ऐसे बातें हुए जो किसी भी देश के न्याय व्यवस्था को संसार करने के लिए काफी है। पुलिस ने जांच के बाद अपने रिपोर्ट में यही लिखा था कि प्रियदर्शनी के साथ बलात्कार नहीं हुई थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि संतोष को फंसाने के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया गया था और उसे प्रियदर्शनी के अंडरवेयर में डाला गया था ताकि उसे दोषी करार दिया जा सके। इस केस को सीबीआई देख रही थी। वारदात की 3 साल के बाद यानी 1999 में जज जेपी परिजा ने संतोष को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों इस फैसले को सुनने के बाद पूरे देश में असंतोष और उदासी की लहर दौड़ गई। इसमें गुस्सा और बेबसी थी। दिन दहाड़े एक बेटी को कत्ल कर दिया गया और आपराधिक नाम जुड़ते हुए भी उसे खुला छोड़ दिया गया। इसी दिन हार हुई थी न्याय की, इंसाफ की, क्योंकि सबूत और गवाहों को नजरअंदाज कर दिया गया था। संतोष प्रियदर्शनी के एक तरफा प्यार से रिजेक्ट हुआ था। उसके अंदर गुस्सा था और संतोष को प्रियदर्शनी के घर के अंदर जाते हुए कुप्पू स्वामी ने देखा था, लेकिन उसे भी गवाही के तौर पर नहीं लिया गया था। संतोष के हेलमेट का शीशा का प्रियदर्शनी के सबके पास मिला था, लेकिन उसे भी सबूत के तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रिया के पूरे शरीर पर 19 बार हमला किया गया था। इन्हीं सारे सबूत होने के बावजूद भी संतोष को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो हिम्मत नहीं हारे थे और वो अभी भी केस लड़ना चाहते थे। दोस्तों लोगों ने इस फैसले को विरोध करते हुए पूरे भारत में जगह जगह पर जस्टिस फॉर प्रिया के नारे लगाते हुए मोर्चा निकाले। कई सारे संगठनों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाए। दोस्तों हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी जिस तरह से लोगों ने जस्टिस फॉर प्रिया का नारे लगाए, इस फैसले को विरोध करने के लिए काफी था। प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने के लिए मांग तेज हुई। सीबीआई ने कोर्ट में अपील की और 6 साल बाद यानी 2006 में संतोष को दोषी करार दिया गया। यह साबित किया गया कि डीएनए टेस्ट में जो सैंपल और लिक्विड मिला था वह सीमंस था और वह प्रिया की बॉडी से मिला था और ये संतोष की ब्लड में मैच हुआ था। दोस्तों अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जांच के लिए जो इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने कुप्पू स्वामी का बयान नहीं लिया था, जबकि स्वामी ने वारदात वाले दिन यह बता दिया था कि उसने संतोष को प्रियदर्शनी के घर में घुसते हुए देखा था। इन्हीं सब को देखते हुए पता चलता है कि संतोष के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। दोस्तों संतोष ने सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और 6 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने संतोष की सजा को फांसी से घटाकर उम्रकैद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रियदर्शनी के पिता चमन लाल ने यह कहा था कि कोर्ट से हमें यह उम्मीद नहीं था और आज भी दोस्तों वो संतोष प्रियदर्शनी के मर्डर केस में उम्र कैद के बाद अपनी सजा दिल्ली के जेल में काट रहा है।